हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 9th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 9th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड के बारे में। यानी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो जितनी भी आइटम्स कंज्यूम करती है अपनी सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए या फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंटिंग के बाद ये हमारे पास थर्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि एक एग्जामिनर जो है वो फंड्स का ट्रीटमेंट, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट और कॉस्ट टू कैलकुलेट अमाउंट फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, इसका ट्रीटमेंट एग्जाम में जरूर पूछता है। आज हम यही अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। यहां पर हमें कह रहे हैं अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम्स डिफरेंट आइटम्स फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज। एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ डिफरेंट आइटम्स कंज्यूम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी स्कूल्स में कंज्यूम की जाती है या फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स में कंज्यूम की जाती है। मेडिसिन्स हॉस्पिटल्स में, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में या फिर स्कूल्स में भी कंज्यूम की जाती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए स्पोर्ट्स आइटम्स कंज्यूम की जाती है। तो ये सारी आइटम्स एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और हमें इनको ट्रीट करना होगा। सो दैट ऑल्सो टू बी रिकॉर्डेड अंडर एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि स्टेशनरी कंज्यूम करना, मेडिसिन कंज्यूम करना और स्पोर्ट्स आइटम्स को कंज्यूम करना ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, इसलिए हमें इनको इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करना है। ये हमारे पास फॉर्मेट टू कैलकुलेट अमाउंट फॉर कंज्यूमेबल आइटम। जैसे फॉर्मेट आपको सब्सक्रिप्शन के लिए हमने एक्सप्लेन किया था, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर बेसिस के ऊपर हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे कंज्यूमेबल आइटम्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आइटम आएगी अमाउंट पेड फॉर द आइटम। चाहे वो कोई भी आइटम है, स्टेशनरी है, मेडिसिन है, चाहे वो स्पोर्ट्स मटेरियल है, अमाउंट जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर पे की है उसमें हम ये 3 आइटम्स प्लस करेंगे और इन 3 आइटम्स के ऑपोजिट वाली आइटम्स हम माइनस करेंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन या फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो हम ऐड करेंगे क्योंकि ये वो स्टॉक है जो करंट ईयर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अ ईयर, यानी जो भी आइटम हमने परचेज किए उधार पर जिसके पैसे अभी तक हमने नहीं दिए हैं वो भी करंट ईयर से ही बिलोंग करती है, इसको भी हम ऐड करेंगे। सिमिलरली एडवांस पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर हमने किसी आइटम को परचेज करने के लिए एडवांस पेमेंट कर दी है, करंट ईयर की है, ड्यूरिंग द ईयर, वो भी हम ऐड करेंगे। आपको पता होगा सब्सक्रिप्शन के टाइम पर हमने आपको एक्सप्लेन किया था आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस किया जाता है और एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस किया जाता है। यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। साथ में एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, वो है ओपनिंग स्टॉक। तो सिंपल है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को ही उसमें रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो कि करंट ईयर का है वो हम ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस में। वो अमाउंट जो बिलोंग तो करंट ईयर से करती है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं की है, इसको भी हम ऐड करेंगे। और ऐसे अमाउंट जो बिलोंग करंट ईयर से करती है, हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, इसको भी हम ऐड करेंगे।
सो क्योंकि ये तीनों ही आइटम्स करंट ईयर से बिलोंग करती है इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट, इन तीनों के ऑपोजिट आइटम्स को अगर आप देखोगे तो वो हमें माइनस करनी है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो करंट ईयर में कंज्यूम नहीं हुआ, बच गया, हम इसको नेक्स्ट ईयर में कंज्यूम करेंगे। सो क्योंकि ये हमने कंज्यूम ही नहीं किया इसलिए हम ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं ही नहीं। सिमिलरली, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ ऐसी पेमेंट्स जो बिलोंग प्रीवियस ईयर से करती है लेकिन अभी तक हमने उसके पैसे दिए नहीं है, तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, इसलिए हम इसको डिडक्ट कर देंगे क्योंकि ये करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती। सिमिलरली, अगर हमने कोई आइटम परचेज करने के लिए पेमेंट एडवांस में कर दी है नेक्स्ट ईयर के लिए, एडवांस एट द एंड ऑफ अ ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो वो भी हमें माइनस ही करनी होगी क्योंकि ये भी अमाउंट करंट ईयर से तो बिलोंग करती ही नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। सो ओवरऑल ये हमारे पास फॉर्मेट है। टोटल अमाउंट जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे की है उसमें ओपनिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अ ईयर, एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस किया जाएगा और इन तीनों के ऑपोजिट अमाउंट जो है वो हमें माइनस करनी है। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एडवांस एट द एंड ऑफ अ ईयर, ये हमें माइनस करने हैं। सो इस फॉर्मेट को यूज करते हुए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो ड्यूरिंग द ईयर कितनी मेडिसिन कंज्यूम की गई है बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें आइडेंटिफाई करनी है क्योंकि जितनी मेडिसिन कंज्यूम की गई है वही एक्सपेंसेस है और उन्हीं अमाउंट्स को, उन्हीं एक्सपेंसेस को हम इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफर करेंगे। सो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि इनकम और एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आएगी एक्सपेंडिचर साइड में, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना होगा जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आएगा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग या फिर कह सकते हैं क्रेडिटर्स एट द एंड, और इसके साथ ही ऐड करेंगे एडवांस इन द बिगिनिंग, और इनके ऑपोजिट अमाउंट्स हमें माइनस कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग या फिर क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक 50,000 जो कि हमें प्लस करना है। देन नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ₹45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये हमें नहीं गिवन, लेकिन इतना कह रहे हैं जितना ओपनिंग स्टॉक होगा उससे 45,000 ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग अगर 50 है तो इसमें 45 प्लस कर दिया जाए तो 95 आएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक 95 है जो कि हमें माइनस करना है क्योंकि ये वो स्टॉक है जो करंट ईयर में हमने कंज्यूम किया ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 2 लाख। नेक्स्ट, ओपनिंग क्रेडिटर्स यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट ₹20,000 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, जो कि हमें ऑब्वियसली माइनस करने हैं। नेक्स्ट, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। सो ओपनिंग क्रेडिटर्स अगर 20,000 है तो इसका 50% आएगा 10,000। सो 10,000 हमारे क्या है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो कि हमें यहां पर प्लस करना है। लास्ट में हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है सो इनको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सो 2 लाख प्लस 50 प्लस 10 माइनस 95 माइनस 20,000।
सो ये हमारे पास आएगा 1,45,000। सो ये वो अमाउंट है जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रिपेयर करने को बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 50,000 है जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी ये वो पेमेंट है जो अभी तक हमने की नहीं है, यानी ये हमारी एक तरह से लायबिलिटी है। और कौन सी? एट द एंड। सो इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट एडवांस इन द बिगिनिंग, हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, यानी प्रीपेड है ये अमाउंट, इसका मतलब ये हमारी एसेट है। सो बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि बिगिनिंग दे रखा है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा 95,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, यानी अगेन हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट। लास्ट एडवांस एट द एंड, हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, यानी प्रीपेड है, एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी गई है, कौन सी अमाउंट कहां रिकॉर्ड की जाएगी। सबका एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल जो हमारे पास आया है 1,45,000, ये हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफर करना है। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन से थोड़ा ट्विस्टेड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करना, और वो फॉर्मेट फॉलो क्यों नहीं करना? इसका सिंपल रीजन है दिस वन, आइदर ऑफ द फॉलोइंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको इन दोनों में से कोई एक पॉइंट क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा, दैट इज अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर में आपने कितने पैसे दिए हैं एक आइटम को परचेज करने के लिए, या फिर आपको परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर आपको यह दिया होगा कि करंट ईयर में आपने कितने परचेजेस किए हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर। सो अगर एग्जाम में आपको ये फर्स्ट आइटम दे रखी है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है? करंट ईयर में हमने जो पेमेंट की है, अब करंट ईयर में जो पेमेंट की है उसमें से हो सकता है कुछ पेमेंट प्रीवियस ईयर की हो सकता है कुछ पेमेंट नेक्स्ट ईयर की हो। इसीलिए अगर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर हमें क्वेश्चन में दिया होता है तो हमें ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। हमें आउटस्टैंडिंग जो कि करंट ईयर की पेमेंट है वो प्लस करनी पड़ती है, जो एडवांस है करंट ईयर का वो भी प्लस करना पड़ता है, और जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है यानी आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग वो माइनस करनी होती है, और जो एडवांस नेक्स्ट ईयर का है वो भी माइनस करनी होती है। सो इसका मतलब सिंपल है, अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा तो इसका मतलब है ये एक ऐसी अमाउंट है जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती। हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर की हो सकता है कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर की हो, और उसमें से कुछ अमाउंट करंट ईयर की भी हो। सो इसीलिए हमें ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं ताकि हम इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट को ही रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया, आपको दे रखा है ये सेकंड पॉइंट परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब ये तो सिर्फ करंट ईयर से अमाउंट बिलोंग करती है, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी वो आइटम्स जो आपने करंट ईयर में ही परचेज की है। इसका मतलब इसमें हमें सच एज एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको ये याद रखना होगा, अगर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको करनी होंगी, लेकिन अगर आपको परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर ये दे रखा है तो आपको सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। इनका ट्रीटमेंट करना ही नहीं है क्योंकि ये एडेड है ही नहीं, ये सब्ट्रैक्टेड है ही नहीं। आपकी जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो सिर्फ करंट ईयर से ही बिलोंग करती है, जबकि ये हो सकता है प्रीवियस ईयर से, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती हो, लेकिन ये सिर्फ करंट ईयर से ही बिलोंग करती है। सो सेकंड क्वेश्चन जो अभी हमने आपको शो किया
उसमें हमें मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 2009 एंड 10 दे रखा है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से बिलोंग करती है। इसमें हमें आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं करना, चाहे आपको क्वेश्चन में दे रखा है फिर भी हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं करना। सो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये सिर्फ करंट ईयर से बिलोंग करती है, इसमें कुछ भी अमाउंट प्रीवियस ईयर की नहीं है, कुछ भी अमाउंट नेक्स्ट ईयर की नहीं है, तो इसमें हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। सो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 1 अप्रैल 2009 को 23,000, जो कि हम प्लस कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक है 33,000, जो कि हमें माइनस करना है। सो 71,000 प्लस 23 माइनस 33, ये हमारे पास आएगा 61,000। सो ये वो अमाउंट है जो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करनी है। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए क्रेडिटर्स और एडवांस इन दोनों का ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में जरूर करेंगे। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है बिगिनिंग वाली, वो लायबिलिटी साइड आएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये एसेट साइड आएंगी क्योंकि एडवांस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। सो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि थोड़ा सा और ट्विस्टिंग फॉर्म में है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो ये हमारे पास थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट that will be shown against stationery account in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। सो इसमें भी हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट शो करनी है स्टेशनरी की, वो आइडेंटिफाई करना है, यानी स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं, यानी आउटस्टैंडिंग, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है। एडिशनल हमें इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं During the year ended 31st March 2020, payment made to the creditors amounted to rupees 56,800। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग फॉर्म में है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दे रखी। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर हमें ये भी नहीं दे रखा, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर हमें ये भी नहीं दे रखा। हमें दोनों की हाफ इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की गई है हमें ये दे रखा है। टोटल ओवरऑल हमने कितनी पेमेंट की है ये हमें नहीं पता। सिमिलरली स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी स्टेशनरी परचेज की है हमें ये नहीं दे रखा। हमें सिर्फ इतना बताया है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कैश में कितनी स्टेशनरी परचेज की है, टोटल परचेजेस का 20%। सो या तो हमें अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया होना चाहिए था, फिर हम फॉर्मेट फॉलो करते और आंसर फाइंड आउट करते, या फिर हमें परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट दिया होना चाहिए था और हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करते और आंसर आ जाता। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें हाफ और हाफ अमाउंट गिवन है, यानी हमें दोनों में से किसी एक इंफॉर्मेशन को पहले कंप्लीट करना होगा, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर देखा जाए तो यहां पर हमें कह रहे हैं जो कैश परचेजेस है वो है 20% ऑफ टोटल परचेजेस। आपको पता होना चाहिए टोटल परचेजेस का मतलब होता है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, मतलब जो हमने उधार पे खरीदी गुड्स और जो हमने कैश पर खरीदी। टोटल परचेजेस हमें नहीं पता है, यानी एक्स। कैश परचेजेस हमें कह रहे हैं 20% ऑफ टोटल परचेजेस। सो टोटल परचेजेस अगर एक्स है तो इसका 20% हम कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्रेडिट परचेजेस। हमें क्रेडिट परचेजेस नहीं गिवन, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की गई है वो गिवन है। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं वो गिवन है। यानी हम यहां पर एक सिंपल अकाउंट प्रिपेयर करके क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो ये हम एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिससे हमें क्रेडिटर्स की अमाउंट मिल जाएगी। सो यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट फॉर स्टेशनरी। ये हमारे पास डेबिट साइड, ये हमारे पास क्रेडिट साइड। अब आपको पता ही है क्रेडिटर्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, तो इसको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे खत्म होगा टू बैलेंस कैरी डाउन। सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही हमें गिवन है 4600, 11,800। सो 4600, 11,800। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं कि हमने 56,800 की पेमेंट कर दी है क्रेडिटर्स को। भाई अगर हमने क्रेडिटर्स को 56,800 की पेमेंट कर दी है, इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाने चाहिए। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब तो हम उसको डेबिट करते हैं ना। तो हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी क्रेडिटर्स की जो लायबिलिटी है वो कम होनी चाहिए, इसलिए हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 56,800। तो बस अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस अमाउंट से हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगी, क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट। सो 56,800 प्लस 11,800, इसमें से माइनस कर देंगे 4600। सो ये हमारे पास आएगा 64,000। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय स्टेशनरी, जो कि क्रेडिट परचेजेस है 64,000। सो अब हमारे पास क्रेडिट परचेजेस आ चुके हैं और इसको हम यहां पर इजीली मेंशन कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमारे पास कैश परचेजेस भी आ जाएंगी। कैश और क्रेडिट परचेजेस अगर हमें मिल गई तो हमें पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल परचेजेस कितनी की हैं। और अगर एक बार टोटल परचेजेस की अमाउंट आ गई तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहां पर। और एलसीएम लेने के बाद हम यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने पर 80,000। सो क्योंकि हमारे पास टोटल परचेजेस आ चुके हैं 80,000, सो 80,000 में हम ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे दैट इज 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे दैट इज 30,400। सो प्लस और माइनस करने के बाद आपको अच्छे से फॉर्मेट प्रिपेयर करके इसको प्रिपेयर करना है। हम डायरेक्टली इसको यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। सो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 64,600। सो ये वो अमाउंट है जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफर करेंगे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कब आपको कैसा फॉर्मेट फॉलो करना है। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, दोनों सेपरेट केसेस हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहें और आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए।